नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। अभी तक के तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। धामी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। कल 1 बजे विश्वकर्मा भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय, कई प्रस्तावों पर हो सकता है मंथन। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे उत्तराखंड से, जिसमें धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस पर विमर्श होगा, उसकी फिजिबिलिटी पर चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द उसे लागू करने वाली रणनीति पर चर्चा होगी। और धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा संभव। तो इंतजार अब मंगलवार का, जिसमें कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि मंत्रिपरिषद की बैठक तो है, इसके अलावा मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चा होने वाली है। तो धामी कैबिनेट का विस्तार भी संभव है। हालांकि धामी कैबिनेट की बैठक कल होगी, उसमें तमाम विभागों के तमाम एजेंडों पर चर्चा होगी। अलग अलग विभागों से जो एजेंडा दिया जाता है, यानी कि जो प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं किसी योजना से जुड़ी या किसी भी कार्य योजना से जुड़ी हुई, उस पर चर्चा होती है। और उस चर्चा के बाद यह देखा जाता है कि उसको कैबिनेट से किस तरीके से पारित किया जाए, या अगर कोई ऐसी योजना है जिसमें फंड की व्यवस्था करनी होती है, यानी कि फंड उसके लिए या बजट का प्रावधान करना होता है, तो फिर जो वित्त मंत्रालय है उससे पूछा जाता है कि क्या आपके पास इसके लिए अलग से बजट है। और अगर उधर से मंजूरी मिलती कि हाँ हमारे पास बजट हो सकता है इसका, उसके बाद फिर कैबिनेट से उसे मंजूर कर लिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि बजट नहीं होने के बावजूद इस किसी योजना को जब लागू किया जाता है तो फिर उसमें तय किया जाता है कि कहां से इसमें फंड जो है डाइवर्ट किए जाए, कहां से। जैसे कि बहुत सारे फंड और खासतौर से डीएमएफटी जैसे कई सारे फंड होते हैं, वो अलग से रहते हैं, उनका इस्तेमाल किसी दूसरे मद में भी हो सकता है। तो इस तरीके से कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो लाए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है। कई को मंजूरी मिल जाती है, कई को बात के लिए रख दिया जाता है अगली बार की कैबिनेट की बैठक के लिए। तो इस तरीके से कैबिनेट की बैठक होनी है। और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण, जैसे कि क्षैतिज आरक्षण को लेकर पिछले दिनों चर्चा हुई थी, जब बागेश्वर का चुनाव होने वाला था, उससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो इस तरीके से एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक, और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव या प्रस्ताव रखे जाएंगे, यानी कि कई सारे एजेंडे होंगे इसमें। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवंबर माह में आयोजित होने वाले जीआई यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट महोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें आपको कि जीआई रजिस्ट्री विभाग की ओर से 17 से 21 नवंबर तक 5 दिवसीय जीआई महोत्सव का भव्य आयोजन देहरादून में किया जाने वाला है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी समीक्षा बैठक इसी को लेकर के बैठक में जीआई महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड में निवेशक आए और निवेश के लिए निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया जाए। सभी विभागों के साथ इसको लेकर एक कार्य योजना बनाई गई है ताकि जब भी कोई निवेशक आए तो उसे आसानी से वो तमाम जो उसके पेपर्स हैं वो क्लियर किया जा सके, यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम जैसा एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है यहां पर, ताकि वो क्लियरेंस लेना हो, जमीन का एक्वायर करना हो, अधिग्रहण करना हो, या किसी तरह के प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जानी हो या सब्सिडी दी जानी हो, बिजली का कनेक्शन दिया जाना हो, पर्यावरण क्लियरेंस हो, तमाम तरह की चीजें आसानी से हो सके। और इसके साथ साथ उनके
जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट तो लेकर आ रहे हैं और जो उद्योग धंधे लगेंगे उसमें बजाय फायदा होने के प्रदेश को नुकसान ना होने लगे, क्योंकि पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा से उत्तराखंड के लिए रहा है और यहाँ का पर्यावरण खराब ना हो, यहाँ की जो भौगोलिक व्यवस्था है या अवस्था है या कहीं पर अगर प्लांट लगना है तो वहां पर कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात की खासी चिंता करनी पड़ती है यहां पर। और इसलिए समीक्षा लगातार की जाती है कि ठीक है प्रस्ताव आए हैं अपनी जगह, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं विकास के नाम पर हम विनाश को आमंत्रित कर डालें। इसलिए बहुत ही फूक फूक कर काफी गंभीरता के साथ चिंतन मनन करते हुए एक एक योजनाओं को, एक एक परियोजनाओं को देखा जाएगा, प्रपोजल्स को देखा जाएगा। हमारे उत्तराखंड के लगभग 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलने वाला है, जो कि नेशन टैग, जिसमें 12 हमारे कृषि विभाग के और 6 इंडस्ट्री के हैं। हमारा बडुआ, झिंगुरा, गहर, लाल चावल, काला बर्ड, माल्टा, चौलाई, लफड़ी मिर्च, पहाड़ी की तूर दाल, ग्रास, जूस, आड़ू, लीची और बड़ीना की चाय। इस प्रकार जो है क्राफ्ट के बंद, पिछोड़ा, लकड़ी के अन्य बंद, भुट्टा जिसमें होते हैं, ये इंडस्ट्री विभाग के हैं। और इसके लिए 17 से 21 नवंबर तक एक मेला हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और उस दिन हमें भारत सरकार के द्वारा इसके सर्टिफिकेट इश्यू होंगे और जिससे हमारे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कल पहले चरण में टिहरी लोकसभा स्तर की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा की पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहने वाले हैं और उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश और सुझाव पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा स्तर के इस बैठक के साथ साथ सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता से पार्टी का जुड़ाव बना रहे। तो सेवा पखवाड़ा यानी 17 सितंबर का वो दिन जब पीएम मोदी का जन्मदिन होता है और विश्वकर्मा पूजा भी होता है। लिहाजा ऐसे में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है और इसमें कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं। कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें चलाई जाती हैं। कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप उसमें तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारियों के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। कल ये बैठक प्रातः प्रथम चरण में तो सांसद विधायक की बैठक होगी और द्वितीय चरण में हमारे संगठनात्मक की पूरा सत्र चलेगा। 4 साढ़े 4 बजे तक का पूरे दिन का ये बैठक है। कल की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने आमंत्रित किया है, वो कल की बैठक में रहेंगे और उसके बाद हमारी परसों 13 तारीख को नैनीताल लोकसभा की बैठक हल्द्वानी में होगी। इसी प्रकार का यही स्वरूप रहने वाला अल्मोड़ा की होगी। पहले चरण में 3 लोकसभाओं को करने वाले हैं, बाद में जो पौड़ी लोकसभा है और हमारा जो हरिद्वार लोकसभा है इसकी बैठक हम द्वितीय चरण में करेंगे। इस बीच हमारे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलेंगे। और सहयोगी जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा माफ कीजिएगा उपचुनाव बागेश्वर का जीता और उसी उत्साह के साथ अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी जाना चाहती है, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे, क्या क्या होगा और कौन कौन से लोग शामिल रहेंगे इसमें? देखिए, बीजेपी का एक एजेंडा रहता है कि वो वर्षवार अपनी बैठकों का जो दौर है उसको बदस्तूर जारी रखती है
और कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन बोले या चाहे अपनी आगे की तैयारियों को लेकर रूपरेखा बोले, उसके लिए बीजेपी हमेशा संगठन की दृष्टि से काफी मजबूत मानी जाती है। तो उसी क्रम में आगामी पंचायत के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो बीजेपी उसी को मद्देनजर रखते हुए अब बीजेपी ने अगला अपना कदम जो उठाया है वो बूथ स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक के जितने नेता हैं उनकी बैठकों का दौर बीजेपी कार्यालय में या देहरादून राजधानी में उन्होंने शुरू किया है। तो प्रथम चरण में कल से बीजेपी की बैठकें शुरू होनी जारी रहेंगी और सभी विधायकों के साथ, सभी जिले के जिला अध्यक्षों के साथ, जिले के महामंत्रियों के साथ, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ और सभी जो कार्यकर्ता बीजेपी के होते हैं उनके साथ बीजेपी के जो संगठन के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, अपनी जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसको लेकर केंद्र से भी एक वरिष्ठ नेता हमेशा शामिल होता है और इस बार भी धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी की इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। किन किन बैठकों में शामिल रहेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि में कल जो विधायकों की बैठक होनी है या जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं उनकी जो बैठकें होनी है उसमें संभवतः जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो देहरादून आ रहे हैं, वो इन बैठकों में शामिल रहेंगे और बीजेपी की एक रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर बीजेपी अब कार्य करना शुरू कर दी है। जी शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो ये बीजेपी है जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और अभी भी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है और इस दौरान सेवा पखवाड़ा को लेकर भी चर्चा होगी। रुड़की के प्रशासनिक भवन में राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष हर्षभान सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान देवेंद्र टिकोला को राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला का फूल मालाओं से स्वागत किया। देवेंद्र टिकोला ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। आरएलडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष बने देवेंद्र टिकोला। यहाँ पर किसानों को इस बार भी इतना भारी नुकसान हुआ है, बरसात 2 महीने हो गए लगातार हो रही है और किसान जो प्लेन का है वो बिल्कुल चौपट हो गया, उसकी फसलें डूब गई, गन्ने ख़त्म हो गए, गेहूं धान ख़त्म हो गए, उड़द ख़त्म हो गए, जो साग सब्जियाँ थी वो ख़त्म हो गई, तो वो पिस गया बुरी तरीके से और कोई भी सरकार उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की सरकार सोई हुई है। उस मुद्दे को हम सबसे पहले उठाएंगे कि उन किसानों के घर में चिराग जलाने के लिए पैसे नहीं है, खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या करेंगे किसान। तो हमारी सबसे पहला मुद्दा यही कि हम किसानों की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध जाएंगे। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर क्या? देखिए, लोकसभा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। अगर हमें सीट मिलेंगी तो हम लड़ेंगे पूरी ताकत से और नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं, जिन्हें गठबंधन होगा उन्हें लड़ाया जाएगा और निकाय चुनाव हम यहाँ पूरी ताकत से लड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आगामी 12 सितंबर को देहरादून में विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र प्रदेश के 142 से पीएमश्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टलों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विधिवत शुभारंभ भी करेंगे। यही नहीं, प्रदेश सीएम और केंद्रीय शिक्षा के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। देखिए, अभी चुनाव हैं कुछ महीने बाद और आज शिलान्यास करके ये उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। अगर यही काम करना था तो 3 साल पहले हो जाता, ताकि स्कूल अभी तक बन चुके होते और लोगों को उसका लाभ मिल रहा होता। आज आपके द्वारा जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो रही, वहाँ साधनों की व्यवस्था नहीं हो रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किताबें समय से नहीं बट पा रही, उसकी व्यवस्था को ठीक करें।
आपने प्राइवेट स्कूलों को कह दिया कि इतने शौचालय होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, इतने अध्यापक अध्यापिकाएं होने चाहिए, और आपके खुद के सरकारी अस्पतालों स्कूलों में जो है आज टीचर्स नहीं हैं, उसकी ओर को ध्यान देना चाहिए। नए उद्घाटन करने से क्या होगा, शिलान्यास करने से क्या होगा? क्या ये 4 महीने में स्कूल बन के तैयार हो जाएंगे जिन स्कूलों का आप जिक्र कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर करना था तो 1-2 साल पहले करते, ताकि विद्यालय धरातल पर आ जाते और लोग उसका लाभ उठा पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चुनावी खेल है, और चुनाव को देखते हुए इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी तमाम राज्यों में करने की कोशिश करेगी। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने केवल 24 घंटे में ही नेपाल मूल के युवती के केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल पुलिस को सिरवालगढ़ में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ था। महिला मूल रूप से नेपाल की थी। जांच के दौरान पता चला कि खून की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात एक अफसर है, और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कल जो है परसों रात को लगभग 1:30 से और 2:30 बजे के बीच एक मर्डर की घटना हुई थी। ब्लाइंड मर्डर था। कल जब हमको मौके पर जानकारी मिली तो हम लोग सब मौके पर गए थे। हमने मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया और तमाम सीसीटीवी फुटेज को हमारे द्वारा देखा गया, हमारी टीम के द्वारा देखा गया। तो इसमें अल्टीमेटली इस महिला का जो नाम जो है, जो मृतका है, वो श्रेया उर्फ सुमित्रा, और ये नेपाली मूल की महिला है, और ये सिलीगुड़ी में बार डांसर थी। और जब अभियुक्त जो राकेंद्र उपाध्याय है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, इनका यूनिट जो है क्लेमन टाउन में है। तो इनका ये भी राकेंद्र उपाध्याय जो हैं, ये 2020-21 में सिलीगुड़ी में ये नौकरी, वहाँ पोस्टिंग थी। वहीं इनके आपस में दोस्ती हुई, अंतरंग संबंध बने। जब इसकी शादी हो गई तो ये शादी के बाद जब इसका ट्रांसफ़र पिछले इसी जुलाई में जब इसका ट्रांसफ़र यहाँ होके आया, ये अपने परिवार को लेके आया, तो पीछे पीछे जो है महिला भी आ गई, और ये महिला बेसिकली इसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। उत्तराखंड में डेंगू महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए कोरोना की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में 1130 डेंगू के मामले अब तक आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी से सामने आए। डेंगू को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, फिलहाल 1130 केस की पुष्टि हुई है पूरे स्टेट में। इसमें सबसे ज़्यादा देहरादून जनपद में 655 केसेस हैं, फॉलोड बाय हरिद्वार एंड नैनीताल एंड उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। तो डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में समय समय पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोविड प्रॉपर मैनेजमेंट से लेके प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट इत्यादि के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने समय समय पे जारी किया है। आज भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के साथ वीसी की है, और एक कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं जहाँ पे 5 केसेस से ज़्यादा आ रहे हैं, और कंटेनमेंट जोन वार हमने नोडल अधिकारी तैनात किया है, और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी स्टाफ रहेगा, नगर निगम से भी स्टाफ रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके ओर से भी स्टाफ डिप्यूट किया जाएगा। और एक हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट प्लान आज से हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। देहरादून में जहां एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपदा को कई महीने बीत गए लेकिन लोगों की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया, और न ही आपदा प्रभावितों को अभी तक मुआवजा ही मिल पाया है। वहीं इन आरोपों का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देते हुए कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द कोई निर्णय लेगी। कांग्रेस को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जोशीमठ के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है, और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित है, आइडेंटिफाई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। जोशीमठ आपदा से बुरी तरह से ग्रस्त है, लैंडस्लाइड हो रही है, आज भी खिसक रहा है। सुनील के अंदर अभी 1 महीने पहले बहुत बड़ा जो है लैंडस्लाइड हुआ है,
और बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े जो है वहाँ पर जो है पेड़ जो है नीचे खिसक रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने आपदा के समय पे बड़ी बड़ी बातें की थी, वहाँ पर जो होटल स्वामी हैं, जो कॉमर्शियल लाइन के लोग हैं, 2 लोगों के होटल तोड़ दिए गए हैं और उनको टोटल कॉस्ट का 10% पैसा दिया जा रहा है, स्लैब सिस्टम बना दिया है। तो उनको अगर 4 करोड़ का मकान है तो 40 लाख रुपए दिया जा रहा है, ये बहुत अन्याय है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़े पैमाने में कट रहे पेड़ों को रोकने को लेकर मसूरी डीएफओ वैभव कुमार ने सख्त कदम उठाए। बता दें आपको कि मसूरी में क्षतिग्रस्त पेड़ों को काटने के लिए अब से एसडीओ की ओर से निरीक्षण करने के बाद ही वन विभाग की ओर से अनुमति दी जाएगी। डीएफओ वैभव कुमार की ओर से मसूरी माल रोड के तिलक रोड चार्लिन होटल के सामने चले निर्माण और ठेकेदार की ओर से काटे गए पेड़ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को पेड़ काटने की अनुमति दी जाने पर जमकर फटकार लगाई। बता दें आपको कि वन विभाग की ओर से ठेकेदार से मिलीभगत कर हरे भरे पेड़ों को खतरनाक बताकर काटने की अनुमति दी जाने पर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। कि कल हमें थोड़ी सूचना मिली थी स्थानीय लोगों से, उनके द्वारा इस जो पेड़ है इसको खतरनाक वृक्ष के तौर पर अनुमति दी गई थी, जिस पे स्थानीय लोगों के द्वारा आपत्ति की गई। आपत्ति के उपरांत तो ये निर्णय लिया गया कि आज मेरे द्वारा स्वयं इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ये हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो खतरनाक पेड़, देखिए बहुत ही एक सब्जेक्टिव एक टर्म है और जो हमारी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी प्राविधान ये है कि वैसे खतरनाक पेड़ के लिए अनुमति डिनाई नहीं की जाती, परंतु क्योंकि ग्रीन कवर को मेंटेन करना भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, इसलिए इस प्रक्रिया में हम अब सुधार करेंगे आगे से। और जो हमारे एसडीओ हैं, एसीएफ रैंक के अधिकारी, मसूरी क्षेत्र में हर वृक्ष की पातन की स्वयं उनके द्वारा जो है स्थलीय जाँच की जाएगी। गदरपुर के एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय परिसर में लोगों की सेवा के लिए जवानों अधिकारियों की अलर्ट मोड में रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं जानकारी देते हुए सेकेंड इन कमांडर ने कहा कि 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से 15 बटालियन इंडिया के 6 जगह पर पूर्व से तैनात है, जहां पर वे लोग किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। और साथ ये भी कहा कि सेवा करने के लिए हर तरह से उपकरण भी हम अपने पास रख रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग जिला प्रशासन और राज्य आपदा केंद्रों के साथ लगातार संपर्क पे हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चंपावत जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिया गया। अगले 4 दिन तक भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस टीम में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश की वजह से यह अलर्ट जारी किया गया, स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ साथ पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया लोगों को कि वो सुरक्षित रहें। हरिद्वार में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आ रही। युवक का शव नगर कोतवाली क्षेत्र के पास हाथीपुल के पास छोटे ढाबे में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 हमलावरों ने युवक को अचानक गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। देखिए, हाथीपुल पर प्रातः 5:30 पौने 6 के बीच में सूचना आई थी कि एक युवक को गोली मार दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस टीम पहुंची थी। युवक की शिनाख्त जो है करण उर्फ कन्नू के, जो कनखल का निवासी है, करीब 20 साल उसकी उम्र है और इसके बाद उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मौके पर जो पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, तत्काल घटनास्थल पर सीनियर अधिकारी भी पहुँचे तो एक जानकारी मिली कि एक युवक और 2 अन्य युवक थे। एक के द्वारा फायर किया गया, 2 और युवक थे जो साथ में भागे वहाँ से। लगातार हमारी टीमें, जैसी इस बात पर मिली सीसीटीवी फुटेज, अन्य पूछताछ के आधार पर टीम लगाई गई थी और टीम को अभी इसमें जो एक हमलावर मेन था, जिसका नाम है हर्षित और चड्ढा, उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या कारण रहा, किस कारणों से ये हत्या की गई और ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, सारी चीज़ें पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी तक एक केस में जो मेन हमलावर था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कहाँ का रहने वाला है हमलावर? ये भी लोकल कनखल के ही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि कुछ पुराने विवाद भी थे। अब क्या विवाद थे, किस हद तक उनका था, इसके पीछे कई अन्य लोग तो शामिल नहीं इस हत्या को कराने में। लेकिन जो मृतक है उसके खिलाफ भी 10 मुकदमे पंजीकृत हैं थानों में, विभिन्न थानों में। ये सारी जानकारी मिली है। चूँकि अभी अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, इसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।